नमस्कार, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर मैं हूँ मीनू खरे। कार्यक्रम है जंग जारी है जीत तक और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान हैं सुरेश बाबू मिश्र जी, जो पेशे से शिक्षक हैं। राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं और साहित्य की कहानी और लघु कथा विधाओं में लिखने के अलावा आप तमाम लेख इत्यादि भी आपके छपते रहे हैं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में। 10 आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं और इसके अलावा आप तमाम और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। कोरोना के समय में आपने विशेष रूप से इस विषय पर लेखन किया, तो हमने सोचा क्यों ना इनको अपने कार्यक्रम में बुलाएं और इनसे बातचीत की जाए। तो आपका स्वागत करती हूँ सुरेश बाबू मिश्र जी अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं आपकी साहित्य यात्रा काफी लंबी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सारी बातें पूछने के पहले कोरोना पे ही पहली बात पूछ ली जाए कि कोरोना काल में हमारे केंद्र से भी आपकी लघु कथाएं प्रसारित हुई, तो कुछ बताइए कि इस विशेष पीरियड में किस तरीके से आपने किन सब्जेक्ट को, किन विषयों को समाहित किया अपने लेखन में और क्या क्या कार्य किए साहित्यिक क्षेत्र में कोरोना से संबंधित। वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है और कोरोना ने एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। पूरे विश्व में इससे कोहराम मचा हुआ है और हमारा देश भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस महामारी के दौर में 3-4 पहलू उजागर हुए हैं। एक तो कोरोना के खिलाफ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा हम कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत सकते हैं। तो मैंने अपनी कुछ लघु कथाएं जिसमें कोरोना की कॉन्फ्रेंस, आइसोलेट, लक्ष्मण रेखा, संक्रमण, इनमें कोरोना से हम कैसे जंग लड़ें और कैसे उससे अपना बचाव करें, इसका सकारात्मक संदेश देते हुए ये लघु कथाएं लिखने का प्रयास किया है। लघु कथाओं की सफलता का सही जो मापन है वो तो पाठक करते हैं। अब मैं अपने इस उद्देश्य में कितना सफल हुआ इसको पाठक तय करेंगे। इसके साथ साथ ही इस त्रासदी से होने वाली एक जो भयावह आपदा आई जिसका सामना हमारे मजदूरों ने किया, प्रवासी मजदूर बहुत प्रभावित हुए इससे और आम आदमी भी बहुत प्रभावित हुआ। हाँ, असमय बिना किसी पूर्व सूचना के विषम परिस्थितियों में ये लॉकडाउन लगाना पड़ा। जो जहां था वहीं फंस गया। तो कोरोना के साथ साथ समाज में और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो उनको व्यस्त रखते हुए मैंने 4 कहानियां लिखी जिसमें एक हॉट स्पॉट है और उस कहानी में मतलब मुख्य फोकस इस बात पर दिया गया है कि हॉट स्पॉट जब क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कोई, तो वहाँ अगर कोई गंभीर मतलब बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है या मतलब किसी का प्रसव होना है महिला का, ऐसे केसेस को भी कोई मतलब महानगर का डॉक्टर उसे अटेंड करने को तैयार नहीं होता है। क्या आप मतलब कोरोना क्षेत्र से आ रहे हैं, हो सकता है आपने भी कोरोना के लक्षण हो। तो एक ऐसी विषम समस्या है जिसमें बहुत सारी जानें इस मतलब हॉट स्पॉट के कारण लोगों की चली गई। उन्हें असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे गर्भ में ही मतलब मर गए। तो इससे लेकर मैंने हॉट स्पॉट की कहानी लिखी। पिंडदान कहानी भी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक प्रवासी मजदूरों ने कितनी आपदाओं का सामना किया, कैसे कैसे घर पहुंचे। एक मैंने बिल्कुल मतलब सटीक उदाहरण लिया जिसमें एक दंपत्ति, दो दंपत्ति गुड़गांव से और देवरिया तक की अपने हाथ से खींचने वाले ठेले से यात्रा करता है और 700 किलोमीटर का सफर तय करके तरह तरह की आपदाओं का सामना करते हुए वह अपने घर पहुंचता है। तो इसके आधार मानकर इसको मतलब जो है ये कैनवास इसको मानकर मैंने हौसलों का सफर कहानी लिखी और एक कहानी मतलब जो है हॉट स्पॉट, हौसलों का सफर, पिंडदान, लक्ष्मण रेखा, लॉकडाउन, ये 5 कहानियां कई प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित हुई
और लोगों ने इसे काफी संख्या में लोगों ने पढ़ा और सराहा। इसी तरह की प्रवासी मजदूरों की पृष्ठभूमि पर आधारित मैंने 4 लघु कथाएं लिखी, जिसमें एक गुलछर्रे है। उसमें एक मजदूर परिवार की कहानी है। वो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाता है तो लॉकडाउन के कारण कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उसे सवारी कहाँ से मिले, और 2 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। तो लॉकडाउन में बेचारा रिक्शा, मतलब उसे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो लॉकडाउन में ही अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। और कई घंटों की मेहनत के बाद, तरह तरह की पुलिस वालों से झड़कियां खाने के बाद एक सवारी उसे मिलती है और वो 40 रुपए लेकर घर वापस लौटता है और बड़ी मायूसी से उसे अपनी पत्नी के हाथ पर रखता है। इतने कम रुपए देखकर उसकी पत्नी भी सोच में पड़ जाती है कि 40 रुपए में क्या खरीदा जाए जिससे पूरे परिवार का पेट भर जाए। 2 बच्चे हैं, 2 वो लोग हैं। तो बाजार जाती है थैला लेकर। अब उसे समझ में नहीं आ रहा, किराना की एक दुकान खुली हुई है, तो चाहती है कि मतलब जो है खिचड़ी ही बना ली जाए, चावल दाल खरीद लें। चावल दाल खरीदने का सोचती है, तभी उसे ध्यान आता है नमक नहीं है। 2-3 दुकानों पर पहुंचती है तो मतलब पता लगता है कि नमक की बड़ी थैली है, कोई छोटा मतलब पाउच या पैकेट नहीं है। अब 40 रुपए में से 16 रुपए नमक पर खर्च करना उसे बुद्धिमानी नहीं लगती है। खिचड़ी की योजना भी चल जाती है। तो इसी उधेड़ में है, तभी उसे गली में एक समोसे की थोड़ी थोड़ी महक आती है और खिंचती हुई उधर चली जाती है। वहां वो पूछती है, छोटा बहुत दुकानदार है, वो भी कहता है कि बहन क्या करे, 1 महीने से दुकान बंद है और आज भुखमरी की नौबत आ गई परिवार में, तो आज बड़ी मतलब हिम्मत करके किराने की दुकान से सामान उधार लाए हैं और हम समोसे बना के बेच रहे हैं और बहुत सस्ते मतलब जो है बेच रहे हैं, जिससे किसी तरह से चूल्हा जल जाए। तो कहता है 4 रुपए समोसे दे देंगे। तो वो सोचती है कि मतलब 10 समोसे खरीद लेती है और घर आकर वो अपने बच्चों को, पति को 2-2 समोसे सबके हिस्से में आते दे देती है। और उसको समोसे गरम गरम खाते देखकर उसकी जो मकान मालकिन है वो अपने पति से कहती है कि देखो हर समय ऐसे का रोना रोती रहती है, अब देखो गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और खूब गर्मा गर्म समोसे खाए जा रहे हैं। तो जो गरीब है उसकी मतलब व्यथाओं का कोई अंत नहीं है। इस तरह सामाजिक व्यंग्यों का उसे सामना करना पड़ता है। इसी तरह की एक लघु कथा है बेवसी, जो एक ऐसे नवयुवक की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसे गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 5-6 महीने पहले ही काम मिला है और लॉकडाउन के कारण उसकी कंपनी बंद हो जाती है। उसे मतलब जो है ना रहने का कहीं ठिकाना रह जाता, मकान मालिक कहता भाई घर खाली करो, तुम बाहर के हो, पता नहीं मतलब कोरोना फैला दो। और उसी समय उसके घर से मतलब फोन आता है कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो वहां से जितने पैसे हैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला के चल देता है जी। और रास्ते में आते आते इतनी जगह उसे चेकिंग का सामना करना पड़ता है, इतनी मतलब है कागजी कहना पूरी करनी पड़ती है कि जो उसके पैसे हैं, थोड़े बहुत पैसे वो सब खर्च हो जाते हैं। अब उसकी ना बाइक में पेट्रोल है ना पेट में खाना। तो एक सज्जन उसे मिल जाते हैं, उनको देखकर वो अपनी फरियाद उनसे करता है और वो पूछते हैं कि मतलब भाई इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता। तो बड़ी हिम्मत करके वो कहता है कि अंकल जी मुझे मतलब है पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी है, मैं इकलौता पुत्र हूँ उनका, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुखाग्नि कौन देगा। तो इस मतलब जो है बात को सुनकर वो सज्जन विचलित हो जाते हैं और उसकी बेवसी पर उन्हें बड़ा तरस आता है और फिर वो अपनी जेब से उसे निकालकर 500 रुपए देते हैं। तो वो उससे मतलब पेट्रोल डला के अपने घर के लिए रवाना होता है। आपका विषय चयन सामयिक है कहानियों का और आपकी कहानियों पर पकड़ अच्छी है। आप समाज की नब्ज को पकड़ के चलते हैं कहानियों में और यथार्थ का चित्रण करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि मेरा ये मानना है कि साहित्य की कोई भी विधा हो, अगर वो आदमी के मर्म को छूती है तभी वो जीवंत रहती है। और अगर समाज को कोई सकारात्मक संदेश देती है तभी वो कालजयी बनती है। अगर इन दोनों चीजों में से कोई नहीं है, जैसे कहानी है, तो कहानी में मतलब मेरे अनुसार उसमें से कोई एक गुण होना चाहिए, या तो उसमें कथा रस हो, बस श्रोता आनंदित हो उसे पढ़कर, भले भी कोई संदेश दे या ना दे,
यथार्थ का चित्रण करे या ना करे, मगर उसमें कथा रस होना चाहिए जिससे वो श्रोता को मतलब एक स्वस्थ मनोरंजन दे। अगर कथा रस नहीं है तो कथा क्रम के साथ साथ उसमें समाज के लिए कोई संदेश निहित होना चाहिए, तभी वो कहानी या लघु कथा सफल है। जी, मेरा ऐसा मानना है। आपने कहानियों के साथ बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखी हैं और आपकी लघु कथाएं भी पुरस्कृत हुई हैं। लघु कथा का जो शिल्प होता है और जो रचना प्रक्रिया होती है और कहानी भी आप रचते हैं, तो इन दोनों की रचना प्रक्रिया में क्या अंतर होता है आपके हिसाब से? कहानी जो है परिस्थिति जन्य परिस्थितियां, मतलब दो तरह के कथ्य होते हैं या शिल्प कह लीजिए चाहे कथ्य कह लीजिए। एक तो तात्कालिक प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और एक सार्वभौमिक होते हैं जिनकी उपयोगिता हर युग में हर परिस्थिति में बनी रहती है। तो तात्कालिक प्रभाव से उत्पन्न होने वाली रचनाएं हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे गीत हो, चाहे लघु कथा हो, चाहे कहानी हो, उनकी उपयोगिता उसी समय तक रहती है जब तक मतलब जो है उस समस्या जिसको लेकर वो लिखी गई है मौजूद रहती है, वो कालक्रम कथा मतलब जो है मौजूद रहता है। मगर जो कथ्य सार्वभौमिक होते हैं उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। कहानी मतलब जो है एक घटना को लेकर जो कई मतलब कालखंडों में घटित हुई है उसको लेकर लिखी जाती है। इसका कैनवास बड़ा होता है और इसमें हम कई चीजों को एक साथ मतलब उठा सकते हैं, मगर उसका केंद्र बिंदु एक ही रहता है। जी, लघु कथा और कहानी के शिल्प में मूल अंतर यही है, चाहे विरागत कह लीजिए, कि लघु कथा एक स्थान, एक समय और एक काल में घटित होने वाली घटनाओं को लेकर चलती है। उसमें समय भी एक होना चाहिए, एक ही स्थान पर घटित घटना हो और एक ही मतलब व्यक्ति को केंद्र मानकर, एक ही पात्र को केंद्र मानकर मतलब लिखी गई वो लघु कथा हो, तो वह लघु कथा और इसमें एक अंतर होता है, इतना ही अंतर होता है। लघु कथा एक मतलब जो है लघु आकारी रचना है और इसमें कैनवास बहुत छोटा होता है और इसमें कथ्य का बहुत महत्व होता है। जी, संवाद, चरित्र, इनका इतना महत्व नहीं होता है जितना कथ्य का महत्व होता है। जी, अगर उसमें कोई संदेश अंतर्निहित है तो वो लघु कथा बन जाती है और नहीं तो वो सामान्य घटना का वर्णन बन जाता है। जी, आप तो दोनों ही विधाओं में लिखते हैं, लघु कथा भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, पर आप मूलतः अपने को क्या मानते हैं, लघु कथाकार या कहानीकार? मैंने अपने जो मतलब जो है साहित्य यात्रा शुरू की वो कहानी से ही शुरू की सन 1984 में। और मेरी पहली लिखी कहानी सुख का महल थी, जो एक ऐसे नौजवान की पृष्ठभूमि पर आधारित थी जिसे गांव के दबंग लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने, पुलिस वालों ने मिलकर गुनाह के रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया। और एक बार जब वो उस मार्ग पर पहुंच गया तो इतना दुर्दांत डाकू बन गया कि उसने उस एसपी की लड़की को ही अगवा कर लिया जो उस समय मतलब जो थाना इंचार्ज था और जिसने उसे डकैती के केस में बंद करवाया था। उसकी लड़की को ही अगवा करके ले जाता है और एसपी साहब बहुत परेशान हैं कि कैसे मतलब जो है मेरी लड़की वापस आए। तो उसका फोन आता है और कहता है कि एसपी साहब, ये लड़की मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं डाकू जरूर हूँ मगर मैं असभ्य या बर्बर नहीं हूँ। मैंने इसके साथ किसी तरह की कोई मतलब जो है अभद्र व्यवहार नहीं किया है और ये मेरी बहन की तरह मेरे अमानत के रूप में सुरक्षित है और इसका अपहरण कर मैं आपको ये दिखाना चाहता था। और फिर वो अपनी पूरी मतलब बताता है उन्हें मैं कैसा था और आपके कारण ही मुझे इस रास्ते पर आना पड़ा। तो उन एसपी को बहुत अपराध बोध होता है और फिर वो उसे मतलब जो है कहते हैं कि ठीक है, मतलब तुम अपने अपना जो गिरोह है इसके साथ आज समर्पण कर दो, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मतलब है तुम्हें सरकार के से आम माफी दिला दो। जी, और फिर वो उनके परिवार का अंग बन जाता है और उसे मतलब आम माफी दिला दी जाती है। बाद में वो रचनात्मक कार्य में लग जाता है और उस अपने उस गांव की ही नहीं आसपास के गांवों की भी तस्वीर बदल देता है। तो ये मेरी लिखी हुई पहली कहानी थी
जी। जो एक बिल्कुल वास्तविक घटना वही एक दो मतलब जो है लाइन की थी, उसी को हाँ। मतलब जो है केंद्र बिंदु मानकर मैंने ये कहानी लिखी थी। और जी। ये सबसे पहली लिखी मेरी कहानी थी जो पंजाब केसरी में छपी थी। उन जी। दिनों मोबाइल या उनका कोई युग नहीं था, 84 की बात है। तो मेरे पास 200-300 पत्र आए थे, कुछ पोस्ट कार्ड थे, कुछ अंतर्देशीय पत्र थे। और अधिकांश में ये लिखा गया था कि आपकी ये कहानी मेरे दिल को छू गई, के हुआ, कैसा हुआ। हाँ। तो उससे मेरा साहित्य के प्रति मतलब अनुराग बढ़ा। जी। और फिर मैंने कहानी लिखना शुरू की। जी। और मेरी पहली 7 पुस्तकें जो हैं, ये मानव संसाधन मंत्रालय जो है भारत सरकार का, हाँ। इसके द्वारा पुरस्कृत है सभी मतलब 7 पुस्तकें। अच्छा। और हाँ, इनको मतलब साक्षरता निकेतन का जो प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन, उसके द्वारा प्रकाशित कराया गया था। और उस समय एक अभियान चल रहा था पूरे प्रदेश में, जन शिक्षण निलियम करके, जो ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरियां बनाई गई थी। हाँ। उनके लिए पूरे देश से 300 साहित्यकारों को बुलाया गया था। और ये मेरा सौभाग्य था। मेरी उस समय मतलब बहुत कम उम्र का था, 28-30 साल का था। मुझे बुलाया गया उस लेखन कार्यशालाओं, 15-15 दिन की 6 लेखन कार्यशालाएं मतलब की गई। और उनमें मतलब ये कहा गया हर मतलब लेखक या कहानीकार से कि आप अपनी कोई एक कृति देंगे। तो 6 मतलब जो है उनमें मैंने अपनी 6 कृतियां लिखी और वहां दी। चलिए, इतना उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, योगदान देने के लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं और आकाशवाणी बरेली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।